हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 73। बनारस के 80 घाट की सीढ़ियों पर खड़े गौरी और मुन्ना को दुनिया की खबर ही नहीं थी। दोनों आंखें मूंदे घाट की उन सीढ़ियों पर खड़े रहे। मुन्ना इस वक्त गौरी के इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें गौरी अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मुन्ना गौरी को बहुत पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह उससे कुछ कह नहीं पाया। रात का वो पहर काफी खूबसूरत था। जलसे के कारण जो रॉकेट्स छुड़ाए जा रहे थे उनसे आसमान जगमगा रहा था और साथ ही उनकी रोशनी से घाट का पानी चमक रहा था। लग रहा था जैसे आसमान अपनी चांदनी से 80 घाट को नहला रहा हो। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से किनारे खड़ी नौका भी झूल रही थी। मुन्ना के आगोश में सिमटी गौरी का हाथ उसके सीने से जा लगा। उसे महसूस हुआ कि मुन्ना का दिल रेल के किसी इंजन की भांति तेजी से चल रहा है। मुन्ना को होश आया। वह एकदम से गौरी से दूर हुआ। कुछ देर पहले उसने क्या किया, ये समझने में उसे 10 सेकंड लग गए और अब उसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह गौरी से नजरें मिलाए। उसने मुंह घुमा लिया और सामने घाट के पानी को देखते हुए कहने लगा, हमें नहीं पता था ये सही था या गलत, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हम मर जाते। गौरी ने सुना। उसके मन में अभी भी तितलियां उड़ रही थी। होठों पर मुन्ना की छुअन का एहसास अब तक था। वह प्यार भरी नजरों से मुन्ना को देखती रही। इंदौर में कितने ही लड़के गौरी के आगे पीछे घूमते थे, लेकिन मुन्ना जितना उसे आज तक कोई नहीं भाया था। गौरी को खामोश देखकर मुन्ना को लगा शायद गौरी उससे नाराज है या उस पर गुस्सा करेगी। इसलिए वह गौरी की तरफ पलटा और धीमी आवाज में कहना शुरू किया, हम जानते हैं जो कुछ हुआ वो काफी अचानक था और बिना आपकी परमिशन के हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं और आपकी तो बहुत ज्यादा। हमारे मन में आपको लेकर कोई गलत विचार नहीं था। हमने आज से पहले कभी किसी लड़की को इस तरह से, हमारा मतलब आप पहली लड़की होंगी जो हमारे इतना करीब रही हैं। ये सच है कि हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा हम सोचे नहीं थे। वो हालात ऐसे हो गए कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए और हम आपसे माफी। मुन्ना ने इतना ही कहा और ये कहते हुए वह बहुत ही मासूम लग रहा था। वह आगे कुछ कहता इससे पहले ही गौरी ने अपनी सर्द आवाज में कहा, आई लव यू। मुन्ना ने जैसे ही सुना उसका दिल धड़क उठा। उसने अपनी झुकी हुई नजरें पहली बार उठाई और गौरी की तरफ देखा। गौरी अपनी आंखों में चमक लिए एकटक उसे ही देख रही थी। आवाज जैसे मुन्ना की हलक में अटक गई हो। जिस लड़की को उसने पसंद किया था वह लड़की खुद उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। इससे ज्यादा खूबसूरत बात एक लड़के के लिए क्या हो सकती है। मुन्ना बस खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कोई सपना तो नहीं। मुन्ना को उलझन में देखकर गौरी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना जवाब बाद में भी दे सकते हो। आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे चलना चाहिए। अगर मैं उन सब ने मुझे वहां नहीं देखा तो शायद परेशान होंगे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। कहकर गौरी वहां से चली गई। मुन्ना अब भी खामोश था। वह गौरी के सामने कुछ नहीं बोल पाया, उसके इजहार पर भी नहीं। अगले ही पल गौरी के शब्द उसके कानों में फिर गूंजे, आई लव यू। मुन्ना मुस्कुराने लगा। वह मुस्कुराता रहा और फिर हंस पड़ा। हंसते हुए वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। गौरी तब तक सीढ़ियां चढ़कर वहां से जा चुकी थी। आसमान में फैली रोशनियों से मुन्ना का चेहरा जगमगाने लगा। वो एहसास जिन्हें मुन्ना ने अब तक अपने दिल में दबा रखा था
उन्हें वह महसूस कर रहा था, वो भी गौरी के लिए। हंसते हुए मुन्ना की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। उसने देखा वहां गौरी के पैर की एक झांझर पड़ी थी जो उसने गौरी को दिलवाई थी। मुन्ना वहीं बैठकर उस झांझर को अपने हाथ में लिए देखने लगा। उसका मुस्कुराना अभी भी जारी था। उसने उस झांझर को अपनी जेब में रख लिया। वह सीढ़ियों पर लेट गया और आंखें मूंद ली। वही ख्याल जो घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अक्सर मुन्ना बंद आंखों से देखा करता था, आज वही ख्याल उसे फिर आ रहे थे। सफेद रंग का सूट पहने एक लड़की, पैरों की झांझर, कानों के झुमके, हाथों की चूड़ियां, हवा में उड़ता सफेद दुपट्टा। लेकिन आज उसे उस लड़की का चेहरा साफ नजर आ रहा था, वो भी गौरी के रूप में। मुन्ना का हाथ सहसा ही अपने सीने के बाईं तरफ चला गया। उसने महसूस किया कि उसका दिल अभी भी वैसे ही धड़क रहा है। मुन्ना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रात गहराने लगी थी और घाट पर अब तक धुंध भी पड़ने लगी थी। लेकिन इससे बेखबर मुन्ना वहां बैठा गौरी के बारे में सोच रहा था। इंदौर में गौरी से पहली बार मिलने से लेकर अब तक की जितनी भी मुलाकातें थी, सब मुन्ना की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। बनारस आने के बाद गौरी मुन्ना के सामने बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह उसे देखना चाहता था। मुन्ना आज बहुत खुश था, लेकिन गौरी से वह प्यार करता है या नहीं, ये वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आज गौरी के करीब आकर उसे महसूस हुआ कि उसका मन गौरी से जुड़ चुका है और वो ही गौरी से बहुत प्यार भी करता है। उसे महसूस हुआ कि गौरी ही वो लड़की है जिसके साथ वह अपनी बाकी की जिंदगी बिताना पसंद करेगा। गौरी खुशी खुशी वापस काशी और अपने दोस्तों के पास चली आई। उसे देखते ही काशी ने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? पता है यहाँ हम सबको कितना मजा आ रहा था। सच बताऊं तो तुमने अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट मिस कर दिया। लेकिन इसे खोकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट जिया है, गौरी ने मुन्ना के बारे में सोचते हुए कहा। क्या बड़बड़ा रही हो? चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, प्रिया ने कहा। तो सब खाना खाने पंडाल की तरफ चले गए, जहां दूसरे लोग भी खाना खा रहे थे। गौरी को लगा मुन्ना भी उसके साथ चला आएगा, लेकिन वह नहीं आया। सब खाना खाने में बिजी थे, लेकिन मुन्ना वहां नहीं था। कुछ देर बाद वंश आया और कहा, काशी तुम सब वहां चलकर बैठो। प्रिया ने वंश की बताई जगह की ओर देखा तो खुश होकर कहा, वाओ, हम सब भी यहां बैठकर खाएंगे। हाँ चलो, मैं दीना भैया को बोलकर आता हूं, वंश ने कहा और वापस चला गया। सभी उस तरफ चले आए जहां जमीन पर बैठने के लिए एक सिद में चौकियां रखी हुई थी और उनके सामने थोड़ी ऊंची चौकी जहां खाने की थाली रखी जा सके। प्रिया, ऋतु, गौरी और काशी वहां आकर बैठ गई। वंश ने देखा सब वहां मौजूद है, लेकिन मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने मुन्ना को फोन लगाया। एक रिंग के बाद ही मुन्ना ने फोन उठा लिया और कहा, हाँ वंश, जहां भी है 5 मिनट में जलसे के खाने वाले पंडाल में आ जा। वंश ने कहा, ठीक है हम आते हैं, मुन्ना ने कहा, जो कि कभी वंश की बात को नहीं टालता था। वंश अपने फोन को उंगलियों के बीच घुमाते हुए वहीं खड़े होकर मुन्ना का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मुन्ना आया। उसे देखते ही वंश ने कहा, तू जलसे में क्यों नहीं आया? पता है मैंने और मुरारी चाचा ने पान बनारस वाला पे जो परफॉर्मेंस दी है, बेटा तू देखता ना देखते ही रह जाता। बड़ा मजा आया था। इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि हमें पता था जहां पापा और तुम साथ होंगे कोई ना कोई नौटंकी तो जरूर होगी, मुन्ना ने कहा। वैसे ये तुझ में से विमेंस डे की खुशबू कैसे आ रही है? वंश ने मुन्ना के जैकेट को सूंघते हुए कहा। तो मुन्ना को याद आया कि कुछ देर पहले गौरी उसके काफी करीब थी और उसे भी वंश की तरह स्ट्रॉन्ग डियो लगाने की आदत थी। लेकिन वंश के सामने मुन्ना सच नहीं बोल सकता था, इसलिए उसे बातों में उलझाते हुए कहा, दिन भर लड़कियों के बीच रह रह के ना तेरी नाक को आदत हो गई है विमस परफ्यूम की। अब ये बताओ हमें यहां क्यों बुलाया है?
खाना खाने के लिए, अब चल। वंश ने मुन्ना की बाह पकड़कर जैसे ही कहा, मुरारी उन दोनों के सामने आ धमका और कहा, खाना बाद में खाना, पहले हमारी बात सुनो। उधर काशी बिटिया और उनकी दोस्त बैठी है, पहले जाकर उनको परोसो। अरे चाचा, उन्हें परोसने के लिए इतने सारे लोग तो हैं, वंश ने कहा। बेटा, वो सब हमारे घर में मेहमान, इसलिए बिना कोई सवाल जवाब के चुपचाप जाओ और खाना परोसो, मुरारी ने लगभग आदेश देते हुए कहा और अपने रिश्तेदारों के साथ वहां से चला गया। मुरारी की बात सुनकर वंश ने खिजते हुए कहा, थोड़ी देर पहले ये आदमी फ्रेंडली होकर मेरे साथ डांस कर रहा था और अब देखो कैसे मुंह पर बेइज्जती करके गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि बाप बाप होता है। अब चलो, तुम भी सबके साथ चलकर बैठो, हम खाना परोसते हैं, मुन्ना ने कहा तो वंश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसे मुस्कुराते देखकर मुन्ना ने कहा, अब क्या हुआ? मैंने ना पिछले जन्म में कुछ तो अच्छा काम किया होगा जो मुझे तू मिला। आई लव यू यार, वंश ने कहा तो मुन्ना ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गया। मुन्ना को देखते ही गौरी के होठों पर मुस्कान तैर गई, लेकिन जैसे ही मुन्ना ने गौरी को देखा उसका दिल धड़कने लगा। उसने वंश से बैठने का इशारा किया और खुद दूसरी ओर चला गया। हालांकि सबसे नजरें बचाकर मुन्ना चोरी चोरी गौरी को देख भी रहा था, लेकिन जैसे ही गौरी उसे देखती वह अपनी नजरें घुमा लेता। मुन्ना ने लगभग खाना सबकी प्लेटों में परोस दिया। वंश आज गौरी के बगल में ही बैठा था और उससे बातें भी कर रहा था। गौरी उसकी उल जुलूल बातों पर हंस रही थी। गौरी को हंसते देखकर वंश को अच्छा लग रहा था। एक पल ऐसा आया जब वह गौरी के चेहरे में खोकर रह गया। गौरी ने उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, कसम से फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं, पर हंसते हुए तुम बिल्कुल मेरी अनु मौसी के जैसे दिखती हो, वंश ने प्यार से गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। तो गौरी मुस्कुराने लगी, क्योंकि पहली बार उसे वंश की बातों में सच्चाई नजर आई। दोनों बातें कर ही रहे थे कि मुन्ना उनके सामने आया, तो गौरी उसे देखने लगी। मुन्ना ने एक बार फिर अपनी नजरें झुका ली। उसने वंश और गौरी की थाली में एक एक कचौरी रखी और जैसे ही जाने लगा, गौरी ने कहा, एक और। मुन्ना, जो कि वहां से निकलना चाहता था, गौरी ने उसे रोक लिया। मुन्ना ने एक कचौरी और रख दी। एक और, गौरी ने प्यार से मुन्ना को देखते हुए कहा। कहते हुए मुन्ना ने फिर एक कचौरी रख दी। वह जैसे ही जाने को होता, गौरी उसे फिर एक और कचौरी रखने को कहती और मुन्ना रुक जाता। वंश उन दोनों की नौटंकी देख रहा था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने मुन्ना के हाथ से प्लेट ली और गौरी के सामने रखते हुए कहा, ये लो, खा लो। वैसे तुम हमारे सीधे साधे मुन्ना को कुछ ज्यादा ही तंग कर रही हो मिस गौरी। वंश की बात सुनकर गौरी ने अपनी दोनों कोहनियों को चौकी पर टिकाया और अपने दोनों हाथों को गाल से लगाकर मुन्ना की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से कहा, मानवेंद्र, क्या मैंने तुम्हें तंग किया? गौरी के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनने की मुन्ना को आदत नहीं थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं तो। देखा वंश, वो कह रहा है मैंने तंग नहीं किया। गौरी ने अपनी गर्दन घुमाकर वंश की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, तुम सच में बहुत शैतान हो। कहते हुए वंश पलटा और अनजाने में उसकी कोहनी गौरी की कोहनी से टकरा लग गई और गौरी का सर स्लिप हो गया, लेकिन नीचे गिरता इससे पहले ही मुन्ना ने अपना हाथ आगे कर उसका सर संभाल लिया। गौरी ने देखा वो हाथ मुन्ना का था, लेकिन मुन्ना की नजर सामने थी। मुन्ना उसे नजरें क्यों चुरा रहा था ये वो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ये करते हुए मुन्ना बड़ा प्यारा लग रहा था। मुन्ना थोड़ा शर्मीला है ये बात गौरी जानती थी और इसलिए वह मुन्ना को छेड़ने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी,
क्योंकि शर्माते हुए मुन्ना उसे और ज्यादा प्यारा लग रहा था। गौरी ने अपना सर सीधा किया और वंश को मारने लगी। मुन्ना वहां से उठकर चला गया। उसने पलटकर एक नजर वंश और गौरी को देखा। दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। उन्हें एक साथ देखकर मुन्ना के मन में कोई ख्याल नहीं आया। उल्टा वह उन दोनों को अच्छे दोस्त के रूप में देख रहा था। खाना खाने के बाद गौरी मुन्ना से बात करने का मौका ढूंढने लगी, लेकिन ऋतुप्रिया और काशी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मुरारी ने अपने कुछ मेहमानों को घर छोड़ने के लिए मुन्ना को साथ भेज दिया। इसके बाद गौरी और मुन्ना की कोई बात हो ही नहीं पाई और सब घर चले गए। घर आकर काशी, गौरी, ऋतुप्रिया अपना अपना सामान पैक करने लगी, क्योंकि उन्हें कल सुबह जल्दी निकलना था। देर रात सब अपना अपना बैग जमाकर सोने चली गई और लेटते ही उन सबको नींद भी आ गई, क्योंकि आज दिन भर उन्होंने बहुत कुछ झेला था। मुरारी भी अनु के साथ घर चला आया। अनु सोने चली गई, लेकिन मुरारी का सर दर्द कर रहा था और इन दिनों उसे नींद न आने की बीमारी भी हो चुकी थी। हॉल में आकर उसने पानी का एक गिलास भरा, उसमें सर दर्द और नींद की एक दवा डाली और घोलकर जैसे ही पीने को हुआ, हॉल की खिड़की पर कुछ आवाज हुई। मुरारी ने बिना पिए ही ग्लास रखा और उधर चला गया। देखा खिड़की खुली है और बाहर से एक बिल्ली अंदर आने की कोशिश कर रही है। मुरारी खिड़की बंद करने लगा। उसी वक्त मुन्ना का आना हुआ। बाहर घूमने की वजह से उसे काफी ठंड लग चुकी थी। जैसे ही वह हॉल से गुजरा, उसे खांसी शुरू हो गई। मुन्ना की नजर सेंटर टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास पर चली गई, जो कि मुरारी ने रखा था। मुन्ना ने ग्लास उठाया और पीकर अपनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मुरारी खिड़की बंद करके वापस आया। देखा ग्लास खाली है, तो उसे उठाकर देखते हुए खुद से ही सवाल करने लगा, जे हमने भरा था या नहीं? लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है हमारी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 73। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। गौरी के इजहार पर मुन्ना का जवाब हाँ होगा या आएगी कोई नई मुसीबत? क्या काशी बनारस के साथ साथ छोड़ जाएगी शक्ति का प्यार? क्या जाने से पहले मुन्ना मिल पाएगा गौरी से, या मुरारी की दवा करेगी कुछ गड़बड़? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।